हाय, वन शॉट रिवीजन में आज हमारा टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को आप इस तरीके से समझिए कि अगर कुछ भाइयों के बीच में बंटवारा हो चुका है, लेकिन उनको बाद में, उनमें से कुछ लोगों को बाद में ये लगता है कि जो हमारे बीच में बंटवारा हुआ है वो सही नहीं था, तो अब नए सिरे से बंटवारा होना चाहिए। तो ऐसा ही पार्टनर्स के बीच में हो सकता है कि पार्टनर्स ने जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड किया था, बाद में उनको लगता है कि नहीं, वो रेशो ठीक नहीं था, और म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं। तो इस केस में कैलकुलेशन क्या होगी और कौन कौन से अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे वो हम सीखेंगे चेंज इन पीएसआर में। तो एक एग्जांपल लिया है मैंने, यहाँ पे पीछे बैलेंस शीट बनाई है। इस बैलेंस शीट में मैंने सिर्फ काम की चीजें ली हैं और एक गुडविल वैल्यूड लिखी है मैंने नीचे, बैलेंस शीट के नीचे। आप हमेशा याद रखना, जो गुडविल वैल्यूड का ट्रीटमेंट है वो अलग होना है और जो बैलेंस शीट में चीजें हैं उनका ट्रीटमेंट अलग होना है, चाहे वहां पे बैलेंस शीट में गुडविल ही क्यों ना हो। यानी बैलेंस शीट की गुडविल और गुडविल वैल्यूड दोनों का ट्रीटमेंट बहुत अलग है। तो पहले तो मैं आपको समझा दूं कि ए और बी का ओल्ड रेशो 3:2 है इस क्वेश्चन में जो मैंने लिया है, और इसमें न्यू रेशो 1:1 है। मतलब ये कि जो दो भाई हैं उनके बीच में बंटवारा हुआ था कुछ इस तरीके से 3:2, यानी ए को ज्यादा मिला था, बी को कम। हो सकता है कि बड़े वाले की शादी हो रखी थी, उसके बच्चे थे, और बी अनमैरिड था, तो बड़े वाले भाई को ज्यादा शेयर मिल गया था और छोटे वाले को कम मिला था। अभी क्या हुआ है, अभी छोटे वाले की भी शादी हो रही है, तो छोटा वाला बोलता है कि भाई अब तो मेरी भी शादी होगी, मेरे भी बच्चे होंगे, तो वो जो मैं पहले कम शेयर लेके बैठा हूं अब मैं बराबर चाहता हूं। तो अब न्यू रेशो हुआ 1:1। ठीक है, फैमिली डिस्प्यूट को इन्वॉल्व करके समझेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो अब क्या फैसला हुआ कि भाई इनके बीच में रेशो 1:1 होना चाहिए। अब देखिए, बड़ा भाई क्योंकि उसे पहले ज्यादा जमीन दे दी थी आपने, उसके बच्चे भी बड़े हो गए थे, उनको भी अलग रूम चाहिए पढ़ने के लिए, तो अब वो इतने आराम से नहीं मानेगा। अगर वो मानता भी है तो क्या बोलेगा कि जो मेरा लॉस हो रहा है, जो मेरी जमीन आप लोग छीन रहे हो छोटे वाले को देने के लिए, उतना पैसा मुझे दे दो। तो पार्टनर क्या बोलेगा कि जो मेरा लॉस हो रहा है, क्योंकि अब आप बराबर कर रहे हो, पहले मुझे ज्यादा दे चुके थे, तो जो मेरा हिस्सा लॉस जा रहा है वो मुझे आप मेरी कैपिटल में ट्रांसफर कर दो, उतना पैसा। ठीक है, तो वो पैसा ट्रांसफर किया जाएगा किससे लेके, बी से लेके ए को दिया जाएगा, क्योंकि ए का नुकसान है और बी का फायदा हो रहा है। तो बी की कैपिटल बढ़ जाएगी और सॉरी, ए की कैपिटल को बढ़ा दिया जाएगा और बी की कैपिटल को उतने अमाउंट से कम कर दिया जाएगा इस 6 लाख की गुडविल में। लेकिन ये जो बैलेंस शीट में जो पड़ी हैं लायबिलिटीज एंड एसेट्स, ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज कुछ इस तरीके की हैं जिनको आपने खुद क्रिएट किया है। ये लायबिलिटीज एंड एसेट्स जो यहां लिखी हैं, ये आपने परचेज नहीं की थी एसेट्स, और ये वाली लायबिलिटीज आपने खुद जनरेट की हैं। कोई बाहर का पर्सन नहीं है, कोई क्रेडिटर नहीं है, कोई बैंक का लोन नहीं है। देख रहे हो आप, ये लायबिलिटीज हैं जिनको हमने खुद बनाया है, ये आउटसाइडर्स नहीं है। तो इन लायबिलिटीज को खत्म कर दो, क्योंकि झगड़े की जड़ है। आप अगर बंटवारा हो रहा है तो ऐसी चीजें जो परेशान कर सकती हैं, फ्रिज में रखे हुए सामान कुछ ऐसे हैं, केक, पेस्ट्रीज वगैरह, खाने की चीजें, लड्डू वगैरह, उनको खा पी के खत्म कर दो, नहीं तो फ्यूचर में फिर झगड़े होंगे भाइयों में, है ना। तो पार्टनरशिप में भी ऐसा होगा कि बात जो रखी हुई चीजें हैं पहले से ओल्ड रेशो में मेहनत करके अपने हिसाब से उन्होंने रखा हुआ है, तो अब उसे ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर दो, नहीं तो फिर झगड़े होंगे। तो करना क्या है, ये वाली एसेट्स एंड लायबिलिटीज को ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दो इन पार्टनर्स के बीच में और खत्म करो, उनको राइट ऑफ करो। और ये जो गुडविल वैल्यूड है, इसको जैसे प्लॉट का बंटवारा होता है वैसे ही जिसका फायदा हो रहा है उसकी कैपिटल को डेबिट कर दो उतने अमाउंट से, और वो पैसा दे दो उसको जिसका नुकसान हो रहा है। तो फायदा और नुकसान देखने के लिए हम क्या करेंगे, ए का ओल्ड शेयर है 3/5 और न्यू शेयर है 1/2, तो ओल्ड में से न्यू माइनस कर देंगे हम, ओल्ड में से न्यू माइनस कर देंगे हम। तो ओल्ड में से न्यू माइनस करने के बाद 1/10 का सेक्रीफाइस आ रहा है ए का, और बी का 2/5 है, उसमें से जब हमने न्यू शेयर माइनस किया तो उसका गेन आ रहा है 1/10 का। बच्चे कहते हैं कि सर ये माइनस में है तो गेन कैसे हुआ। आप सोच के देखिए कि आपको पहले कम मिल रहा था, बाद में ज्यादा मिल रहा था, तो कम वाले में से जब ज्यादा वाला माइनस करोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। इसका मतलब आपको बाद में ज्यादा मिल रहा है तो आप गेन कर रहे हो। ठीक है, इसके साथ उल्टा हुआ, इसको पहले ज्यादा मिल रहा था अब कम मिल रहा है, तो इसका बेचारे का नुकसान हो गया है, सेक्रीफाइस कर रहा है वो।
ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बी से उतना पैसा लेके जितना वो नुकसान हो रहा है उसका, सॉरी फायदा हो रहा है बी का, उतना पैसा लेके हम ए को दे देंगे, क्योंकि उतना ही अमाउंट का बेचारे का ए का लॉस हो रहा है। 60,000, तो हम क्या करेंगे, बी की कैपिटल को डेबिट कर देंगे, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल 60,000। ये तो हो गया इस प्लॉट का बंटवारा जिसमें शेयर बी का बढ़ गया था और ए का कम हो गया था। तो उसे कॉम्पनसेट करने के लिए हमने ए की कैपिटल को क्रेडिट किया। किसी की कैपिटल को क्रेडिट करने का मतलब उसकी कैपिटल को आप बढ़ा रहे हो, और जिसकी कैपिटल डेबिट की है उसकी कैपिटल आप कम कर रहे हो। ठीक है, कॉम्पनसेट कर रहे हो आप बेसिकली, क्योंकि फ्यूचर में आप बी को फायदा होने वाला है हमेशा के लिए, और ऐसे ही हमेशा के लिए ए को लॉस होने वाला है। ठीक है, अब जो सामान बैलेंस शीट में रखा हुआ है ऐसा वाला, जिसे हम फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं, एसेट्स को, वो वाली एसेट्स और ऐसी लायबिलिटीज जिसको आपने खुद जनरेट किया है उनको भी खत्म कर दो, उनको भी राइट ऑफ कर दो। तो वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जनरल रिजर्व, ये लायबिलिटीज हमारी हम इन्हें फिनिश कर रहे हैं। तो लायबिलिटीज को जब हम फिनिश करते हैं तो उनको हम डेबिट करते हैं। ये हमने 11th में पढ़ा था कि लायबिलिटीज को जब हम कम करते हैं तो डेबिट करते हैं। तो लायबिलिटीज को हम खत्म कर रहे हैं डेबिट, और ए और बी में डिवाइड कर देंगे उनकी कैपिटल में। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। आपको ध्यान रखना है ओल्ड रेशो में। ये वाले कंसेप्ट जो आप इस चैप्टर में सीख रहे हैं, ये कंसेप्ट आपके अगले चैप्टर एडमिशन में भी अप्लाई होंगे, रिटायरमेंट में भी होंगे और डेथ में भी होंगे। तो इस टॉपिक का ये जो कंसेप्ट है ये आपका बहुत ही फायदेमंद है, जो आपको एडमिशन और रिटायरमेंट में भी काम आने वाला है। तो ये ओल्ड रेशो में आप इनको राइट ऑफ कर दो, और इसी तरीके से आप एसेट्स को राइट ऑफ कर देंगे ए और बी में ओल्ड रेशो में। ठीक है, जो भी अमाउंट्स होंगे ना आप डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया हमारा ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में रखी हुई एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, कुछ सिलेक्टेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, और गुडविल वैल्यूड का। चलिए अब एक और सिचुएशन लेता हूं जिसमें गुडविल वैल्यूड की बात नहीं करूंगा। गुडविल वैल्यूड का ट्रीटमेंट हमेशा एक जैसा रहेगा, लेकिन बैलेंस शीट में जो चीजें हैं, इधर लायबिलिटीज जो हमने खुद जनरेट की थी और इधर एसेट्स जो हम खुद जनरेट करते हैं। अभी फिलहाल मैंने एक ही एसेट लिखी है उस टाइप की, और यहाँ पे लायबिलिटीज मैंने सिर्फ 3 लिखी है कि बात समझ में आ जाए जो मैं कहना चाहता हूं। अभी क्या है कि एक पार्टनर कहता है यार ये जो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व, गुडविल, पीएनएल, डब्ल्यूसीआर, आईएफआर, इन्हें खत्म करते हैं, बैलेंस शीट को साफ सुथरा बनाते हैं। लेकिन दूसरा वाला थोड़ा खड़ूस है। वो कहता है नो नेवर, जब तक मैं हूं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब आपने देखा कि पार्टनर्स में सहमति नहीं है। एक कहता है कि एसेट्स और लायबिलिटीज को खत्म करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं आपस में। दूसरा कहता है कि नहीं, जरूरत नहीं है डिस्ट्रीब्यूट करने की, या दोनों ही तैयार हैं कि चलो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, इनको हमें रखना चाहिए बैलेंस शीट में। ठीक है, बैलेंस शीट में रखने का फायदा क्या है कि बैलेंस शीट बड़ी बड़ी रहेगी। आप सोचिए, आप इधर से 4 लाख और इधर से 4 लाख कम कर दो तो पूरी बैलेंस शीट 4 लाख से कम हो गई, बैलेंस शीट का टोटल 4 लाख से कम हो गया। बजाय उनको डिस्ट्रीब्यूट ना करें, हम कुछ ऐसी कैलकुलेशन करें कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तो बैलेंस शीट भी हमारी बड़ी रहेगी, छोटी नहीं होगी, और जो हमें एडजस्टमेंट करनी थी, जो रेशो चेंज होने से जो मनमुटाव होने के चांसेस थे, वो भी खत्म हो गए। तो उसका एक तरीका है कि आप क्या करेंगे, इस साइड के जितने भी रिजर्व्स हैं उनका टोटल करेंगे और उनमें से माइनस कर देंगे एसेट साइड की जितनी भी चीजें हैं। ठीक है, क्या करना है आपको, WPIG का टोटल कर लेना है। जैसे हमने मेरे इस वाले एग्जाम्पल में यहां पे इन सब का टोटल मैं करूंगा तो 50, 2 लाख 50 एंड 1 लाख हो गया 4 लैक्स। तो ये हो गया 4 लैक्स। ठीक है, इधर का टोटल 4 लैक्स हो गया, और इस 4 लैक्स में से माइनस करूंगा एसेट साइड की वो जो चीजें मैंने लिखवाई थी जिनको हमें राइट ऑफ करना होता है, उनमें से फिलहाल अभी एक ही है 1 लाख, तो इसको मैं यहां पे 1 लाख माइनस करता हूं तो हमारे पास आ जाता है 3 लाख का अमाउंट। इस अमाउंट को आप वैसे ही मान लो जैसे गुडविल वैल्यूड वाला अमाउंट था। तो गुडविल वैल्यूड वाले अमाउंट में
जिसको गेन हो रहा है उसकी कैपिटल कम कर दो और जिसको नुकसान हो रहा है उसकी कैपिटल बढ़ा दो। तो ये वाली एंट्री कर दो इस 3 लाख की, और बैलेंस शीट में जो चीजें उन्हें वैसा ही रखा रहने दो, उनको डिस्ट्रीब्यूट मत करो। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो अमाउंट आया है तो इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल गुडविल वैल्यूड की तरह हो जाएगा। हम गेन और सेक्रीफाइस निकालेंगे, तो ए का सेक्रीफाइस सेम केस लिया मैंने 1/10 आ रहा है और बी का गेन आ रहा है 1/10। तो हम इसका जब 1/10 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 30,000। अब 30,000 की हम एक एंट्री करते हैं, जिसको गेन हुआ है उसकी कैपिटल को हम डेबिट करेंगे। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट डाल देंगे 30,000। एक बार जल्दी से देख लो क्या किया है हमने, क्योंकि लिखा हुआ है पार्टनर्स हैव डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व्स एंड लॉसेज। क्लियरली फिर से देख लो, पार्टनर्स हैव डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व्स एंड लॉसेज। तो अब क्या करेंगे हम, लायबिलिटी साइड में जो हमारे 4 रिजर्व्स मैंने बताए थे, प्रॉफिट एंड लॉस और 3 रिजर्व्स, इनको प्लस करके इसमें से माइनस कर दो। असेट साइड में जो मैंने आपको 3 चीजें बताई थी, एडवर्टाइजमेंट, डेफर्ड एक्सपेंडिचर, गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस, इनको माइनस करके जो अमाउंट आएगा, ये इस टोटल में से इधर का टोटल माइनस करके जो अमाउंट आएगा, उस अमाउंट को बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने गुडविल वैल्यूड की कैलकुलेशन की थी। तो गुडविल वैल्यूड में हमने क्या किया था, जो गेन कर रहा था उसकी कैपिटल को हमने डेबिट किया था और जो सेक्रीफाइस कर रहा था उसकी कैपिटल को क्रेडिट कर दिया था। तो इसलिए अब क्या होगा, फ्यूचर में इनके बीच में झगड़े नहीं होंगे और बैलेंस शीट भी इनकी छोटी नहीं होगी। बैलेंस शीट में भी वो चीजें एज इट इज रखी रहेंगी जिनको ये पहले खत्म करने की सोच रहे थे। अब वीडियो देखते वक्त किसी बच्चे के माइंड में जरूर आएगा, अगर एसेट साइड ज्यादा आ जाए तब क्या करेंगे? बिल्कुल ये हो सकता है कि हमारी ये वाली साइड छोटी पड़ जाए और ये वाली साइड ज्यादा हो जाए, तो उस केस में हमारा जो अमाउंट है वो नेगेटिव आ जाएगा। मतलब कि आपको लायबिलिटी साइड की ये जो रिजर्व्स हैं, इनके टोटल में से ही आपको असेट्स माइनस करनी है, डिफरेंस नहीं लेना। ठीक है, डिफरेंस में तो आप बड़े में से छोटा माइनस करते हो, तो जिस साइड का बड़ा होता है उसको आप पहले लिख देते हो, बट अभी आपको इस टोटल में से इस टोटल को माइनस करना है। बाय चांस ये टोटल अगर आपका ज्यादा है, मैंने इसको कर दिया 5 लाख, तो अभी क्या होगा 4 लाख, मतलब लायबिलिटीज के टोटल में से जब, रिजर्व्स के टोटल में से जब आप एसेट साइड का जो चीजें जिनको हमें राइट ऑफ करना उसका टोटल लोगे और वो है 5 लाख, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा नेगेटिव। आप क्या करें, तो आपको कुछ नहीं करना है, रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव चीज में जो पर्सन गेन कर रहा है वो एक तरीके से सेक्रीफाइस कर रहा है, और नेगेटिव चीज में जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो एक तरीके से गेन कर रहा है। तो आपको साइड चेंज करनी है, गेन का सेक्रीफाइस बना देना है आपको। अब ये हो गया गेन और इसको आपको सेक्रीफाइस बना देना है। तो अब सेक्रीफाइस कर रहा है बी, तो बी को क्रेडिट करेंगे और ए को डेबिट करें। अमाउंट निकाल लेते हैं गेन सेक्रीफाइस का 1/10, 10,000। तो 10,000 से हम ए को डेबिट कर देंगे क्योंकि ए गेन कर रहा था और बी सेक्रीफाइस कर रहा है, इसलिए हम 10,000 उसकी कैपिटल में डाल के उसको खुश कर देंगे। तो अब हम करते हैं एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन। चलिए अब एक और पहलू को डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे। पार्टनर्स या 2 भाइयों के बीच में पहले कुछ प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई थी ओल्ड रेशो में, और आज उसकी वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है, अप्रिशिएट हो चुकी है। तो पार्टनर्स इस बात पे ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, भाई इस बात पे ऑब्जेक्शंस उठा सकते हैं कि हमने तो उसी हिसाब से हार्डवर्क किया था, क्योंकि आप हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ज्यादा दे रहे थे तो हम हार्डवर्क उसी हिसाब से कर रहे थे। अब आप ये नाइंसाफी कर रहे हो, अब आप बराबर डिवाइड कर रहे हो, तो भाई जो एप्रिसिएशन है कम से कम वो तो हमें हमारे उसी ओल्ड रेशो में दे दो। मतलब कि आज आपने प्लॉट डिवाइड कर दिया वो ठीक है, चलो उसके लिए मैं आप कैपिटल अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करा लिया, लेकिन वो जो 5 साल में 10 साल में जो प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन हुआ है, फायदा हुआ है या हो सकता है नुकसान हुआ, वो तो हमारे ओल्ड रेशो में ही होना चाहिए।
ठीक है। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट बेसिकली इसीलिए बनाया जाता है कि रिवॉल्यूशन अकाउंट में हम प्रॉपर्टी का और लायबिलिटीज का जो अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन होता है, नेट फायदा या नुकसान ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देते हैं पार्टनर्स के बीच में, जिससे कि फ्यूचर में अब कोई झगड़ा ना हो। तो एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन रिवॉल्यूशन अकाउंट इसीलिए बनाया जाता है। तो इसलिए आपको चेंज इन पीएसआर में, एडमिशन में, रिटायरमेंट, डेथ, सब में आपको अगर प्रॉपर्टी में अप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन होता है तो आपको उसके लिए रिवॉल्यूशन अकाउंट बना के उसमें जो नेट गेन या लॉस होता है उसे पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड करना होता है, इन सारे चैप्टर्स में, सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, सारे चैप्टर्स में। अब मैंने एक क्वेश्चन लिया है सीबीएसई 2016 का, तो इसका हम रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते हैं और उसका जो गेन या लॉस आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लैंड विल बी रिवैल्यूड एट 80,000। लैंड की वैल्यू 80,000 इंक्रीज होके हो गई है। तो लैंड 80,000 जबकि लैंड पहले से कितना है 50,000, इसका मतलब 30,000 का एप्रिसिएशन हो गया है। पार्टनर्स की आंखें चमक गई, 30,000 का गेन हो गया है। फिर लिखा हुआ है कि बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो गई 6% से, तो बिल्डिंग को 6% से डेप्रिशिएट कर देते हैं। टू बिल्डिंग, सारे लॉस एंड एक्सपेंसेस हमारे डेबिट साइड में आएंगे, ये नॉमिनल नेचर अकाउंट होता है, तो सारे लॉस एंड एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे आते हैं। टू बिल्डिंग 3,000 डेबिट में आ गया, लैंड एप्रिशिएट हो गया, क्रेडिट ऑल द गेन्स एंड इनकम्स 30,000 क्रेडिट साइड पे आ गया। इसके बाद लिखा है क्रेडिटर्स ऑफ 6,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हेंस शुड बी रिटर्न ऑफ। ठीक है, 6,000 के क्रेडिटर्स को राइट ऑफ करना पड़ेगा, तो मजे आ गए। लायबिलिटी खत्म होती है तो फायदा हो गया, तो वो आएगी इस साइड। तो 36,000 में से 3,000 गए, 33,000 का हो गया गेन रिवॉल्यूशन वाला। इसको डिवाइड कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो है 3:1। 5,500, 11,000, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 16,500 ए का आएगा, बी का 11,000 और सी का आ जाएगा 5,500। अब हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। याद रखना है आपको, कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले आपको गुडविल वैल्यूड की या और कोई कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है तो वो पहले करेंगे, उसके बाद ही आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन में गुडविल वैल्यूड भी गिवन है, तो सबसे पहले हम गुडविल वैल्यूड की कैलकुलेशन कर लेते हैं। ए का शेयर 3/6, 2/6 बी का और सी का 1/6 था और न्यू रेशो 1:1 थी। तो मैंने पहले गेन और सेक्रीफाइस निकाल दिया। तो ए का सेक्रीफाइस आ रहा है 1/6 और सी का गेन आ रहा है 1/6 नेगेटिव में, मतलब नेगेटिव में आने का मतलब गेन होता है। और बी का क्योंकि ये 1/3 कैंसिल हो गया तो बी को ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। अब इसके बाद गुडविल वैल्यूड है 1,50,000 की, तो इसका जब हम 1/6 निकालेंगे तो ये आएगा 25,000, 25,000 रुपए सी से लेके, क्योंकि सी का फायदा हुआ है, इससे लेके हम ए को दे देंगे जिससे कि वो खुश हो जाए बेचारा। ठीक है, ए की कैपिटल में डाल देंगे, अब वो रोएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि बंटवारे में बेचारे का नुकसान हुआ है तो वो पैसा लेके हमने उसके अकाउंट में कैपिटल में डाल दिया, अब वो खुश है। तो आपको क्या करना है, इस एंट्री को भूलना नहीं है। ये कॉन्ट्रा एंट्री है तो दोनों साइड आएगी कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो मैं पहले इस कॉन्ट्रा एंट्री का इफेक्ट दिखा देता हूं, बाकी सारी चीजें बाद में। इंपॉर्टेंट काम को पहले कर लो आप लोग, बस ध्यान रहे कि यहां बैलेंस ब्रॉट डाउन के लिए जगह छोड़ दो। तो सी डेबिट हो रहा है ए की वजह से, 2A 25,000 और ए क्रेडिट हो रहा है, मैंने ही गलती कर दी, ए क्रेडिट हो रहा है सी की वजह से, तो बाय सी लिख सकते हो आप यहां पे। और सबसे ऊपर बैलेंस ब्रॉट डाउन के लिए जगह छोड़नी है, यहां पे आप लिखोगे कैपिटल्स 1,50,000 एंड 25,000। इसके बाद हमारी ये कॉन्ट्रा एंट्री आ गई है। अब हम देखेंगे रिवॉल्यूशन हमारा गेन था, तो रिवॉल्यूशन गेन को हम इस साइड डिवाइड कर देंगे। अगर रिवॉल्यूशन लॉस होता तो हम उस साइड लिखते।
तो ये आ गया हमारा रिवॉल्यूशन गेन, गुडविल की काउंटर एंट्री कर दी है। अब जरा चेक करते हैं कि बैलेंस शीट में अगर वो बेकार वाली लायबिलिटीज जो रिजर्व्स वगैरह थे वो तो नहीं है, या कोई एसेट जो मैंने आपको बताई थी बैलेंस शीट में, गुडविल या फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस या डेफर्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है, इनमें से अगर कुछ भी होगा तो हम उसे राइट ऑफ करेंगे, क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो, ठीक है। अगर क्वेश्चन में मना करा है, जैसे मैंने आपको समझाया था कि पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि नहीं हम बैलेंस शीट को छोटा नहीं करेंगे, हम बैलेंस शीट को उतना ही रखेंगे, ठीक है, तो उस केस में फिर आप काउंटर एंट्री करेंगे। बट अभी क्वेश्चन साइलेंट है तो हम राइट ऑफ करेंगे, पहले देख लें कि बैलेंस शीट में है भी ऐसा कुछ कि नहीं। तो जनरल रिजर्व है लेफ्ट साइड में यानी लायबिलिटी साइड में, और कुछ भी नहीं है, तो हम जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इनके बीच में 15,000, 10,000 एंड 5,000 ओल्ड रेशो में, ठीक है। आपको ध्यान रखना है एक गुडविल वैल्यूड की जो वो गेन सैक्रिफाइस में होती है, और अगर पार्टनर्स एसेट्स को राइट ऑफ नहीं करना चाहते हैं तब होता है, अदरवाइज सारी चीजें हमारी ओल्ड रेशो में होती है। अभी फिलहाल हम इसे टोटल करते हैं क्योंकि क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, और 35,500 में से 25 गया तो 10,500। चलिए अब बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाते वक्त हम देखेंगे कि रिवॉल्यूशन अकाउंट में हमने क्या क्या चीजें ली थी। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट में हमने बिल्डिंग डिक्रीज की थी और लैंड इंक्रीज हुआ था, क्रेडिटर्स डिक्रीज हुए थे। तो अब हम उनका इफेक्ट दिखाएंगे बैलेंस शीट के अंदर। पहले लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं। क्रेडिटर्स रिड्यूस हुए थे 6,000 से, तो क्रेडिटर्स 50,000 थे, 6,000 रिड्यूस हो गए थे 44। आपको ध्यान रखना है सारी एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स दिखाने, एक रिवॉल्यूशन में और एक यहां पे। फिर बिल्स पेबल की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो हम उसे एज इट इज लिख देंगे 20,000। जनरल रिजर्व को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था तो उसको हम नहीं लिखेंगे। जिस चीज को आपने खा पी के खत्म कर दिया उसको क्या लिखोगे आप। और पार्टनर्स ने कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाया था इस चीज पे। फिर एबीसी की नई वाली कैपिटल लिखेंगे, तो नई वाली कैपिटल है 156,500 और उसकी कैपिटल थी 71,000 और 10,500। अब हम आते हैं एसेट साइड पे। लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो गई थी, लैंड था 50,000 का और इंक्रीज होके 80,000 हो गया था, तो एप्रिसिएशन को आप प्लस करेंगे 30,000। इसके बाद बिल्डिंग 50,000 की थी और बिल्डिंग हुई थी डेप्रिशिएट 6% से, जो कि था 3,000, तो 47,000। इसके बाद प्लांट की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो प्लांट एज इट इज रहेगा 1 लाख। स्टॉक 40,000। डेटर्स 30,000। बैंक 5,000। तो इसका टोटल अगर हम करते हैं तो ये आ रहा है 3,02,000 और इसका भी टोटल 3,02,000। बच्चों अगर इसी क्वेश्चन में लिखा होता कि पार्टनर्स हैव डिसाइडेड नॉट टू रिवाइज द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट आपको नहीं बनाना। कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी कि रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट कितना आ सकता था, लेकिन उसके लिए आप रिवॉल्यूशन अकाउंट प्रॉपर नहीं बनाएंगे, जल्दी से साइड में कैलकुलेट कर लेंगे। 33,000 आपका रिवॉल्यूशन गेन आने वाला था, जिसको आप अब प्रॉपर तरीके से शो नहीं करोगे क्योंकि वो अपनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को चेंज नहीं करना चाहते। करोगे क्या आप, जो नया चेंज आएगा वो ये कि
कैपिटल अकाउंट में वैसे ही जैसे आपने गुडविल वैल्यूड की कैलकुलेशन की थी, सेम वैसे ही गेन और सेक्रीफाइस की एंट्री कर देंगे। तो ये आ जाएगा 5500। हम देख लेते हैं किसने गेन किया था, ए ने सेक्रीफाइस किया था, सी ने गेन किया था। तो जिसने गेन किया था उसकी कैपिटल को डेबिट करके जिसने सेक्रीफाइस किया था उसकी कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे 5500 से। तो ये भी एक कॉन्ट्रा एंट्री हो गई है। सी डेबिट हो गया है 5500 से और ए क्रेडिट हो गया है 5500 से। तो ऐसा कब करना है? जब बोला गया है पार्टनर्स हैव डिसाइडेड नॉट टू रिवाइज द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। चेंज इन पीएसआर में अब आखिरी चीज रहती है कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट का केस एक ही आया है आज तक। वो क्या केस है? जो हमारा सेम रिटायरमेंट में था, कैपिटल एडजस्टमेंट का केस 2, जिसमें कैपिटल को रीएडजस्ट करना था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बेसिस पे। तो इस वाले क्वेश्चन में भी ऐसा ही लिखा होगा, पार्टनर्स हैव अग्रीड टू एडजस्ट देयर कैपिटल टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो भी इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उस रेशो में अपनी टोटल फर्म की कैपिटल को ये रखना चाहते हैं। याद रखना टोटल कैपिटल को। तो टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी? 30 एंड 20 को प्लस करके। जो इनकी नेचुरल तरीके से कैपिटल आ रही थी अब वो ये नहीं रखना चाहते हैं। उस टोटल कैपिटल को यानी 50,000 को ये न्यू रेशो में करना चाहते हैं। सपोज इनका न्यू रेशो है 1:1, तो इस 50,000 को ये जो इनका न्यू रेशो है उसमें डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब जितना पैसा कम या ज्यादा पड़ेगा वो कैश लेके आएंगे या ले जाएंगे। क्वेश्चन साइलेंट है तो कैश लिखना है, और अगर क्वेश्चन में बोला होगा कि करंट अकाउंट से लाएंगे, करंट अकाउंट से ले जाएंगे, तो फिर करंट अकाउंट लिखना है। तो यहां क्या हुआ है, 30 से कैपिटल डिक्रीज हो गई है, तो ये अपना 5000 कैश या करंट अकाउंट से विड्रॉ करेगा। मैं CA लिख रहा हूं करंट अकाउंट के लिए। और अगर किसी की कैपिटल बढ़ जाती है तो अपने घर से लेके आएगा या करंट अकाउंट से लेके आएगा। तो कैपिटल एडजस्टमेंट इसमें बहुत इजी है।